नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस में आज हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी में पहली बार एक तिमाही गिरावट दर्ज की गई है और छोटी मोटी नहीं है। 23.9%, 23.9% जीडीपी गिरी है। इसे अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना, अंग्रेजी में इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का कुल काम धंधा, जितना आर्थिक गतिविधि होती है देश में, वो 23.9% सिकुड़ गई है। यानी अगर 100 रुपए का कारोबार होता था तो उसमें 23 रुपए 90 पैसे की गिरावट आ गई है। इसका क्या अर्थ है? इसके बारे में हमें क्यों सोचना भी चाहिए? क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय है? और ये किसी आम आदमी की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, लेकिन उनसे आपको मिलवाऊं इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें। सत्यहिंदी.com पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है सच की आवाज को बुलंद रखने की, सच को मजबूत करने की, और सत्य की पत्रकारिता को आपके सहयोग की, समर्थन की बहुत जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान की जानकारी मिलेगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं कि कितनी तरह के सदस्य होते हैं, कैसे सदस्य आप बनना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितनी फीस देनी होगी। आपसे आग्रह सिर्फ ये है कि उस लिंक पर एक बार क्लिक करें और उसके बाद आगे जैसा आपको ठीक लगे वो करें। और अब मैं आपको मिलवाता हूं आज के हमारे मेहमान से। मेरे साथ हैं मेरे पुराने मित्र और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। और शिशिर हमारी मदद करेंगे समझने में कि ये जीडीपी में 23.9% की गिरावट का क्या अर्थ है। ये नॉर्थ ब्लॉक को कवर करते हैं, यानी वित्त मंत्रालय को लंबे समय से कवर करते रहे हैं। इनको इस बात का अच्छे से एहसास है कि ये जो आंकड़े आते हैं इनको कैसे पढ़ा जाए और उन आंकड़ों को हमें फिर कैसे हम उनको इंटरप्रेट करें। तो शिशिर, आप ये बताइए पहले कि ये 23.9% मामूली गिरावट है, तेज गिरावट है, ऐसी उम्मीद थी? उम्मीद से अच्छी है या उम्मीद से भी खराब है? आलोक जी, मैं यहाँ पर उम्मीद शब्द की जगह आशंका शब्द को लाना चाहूंगा, चूंकि उम्मीद जो है वो कुछ एक पॉजिटिव बात करता है। यहाँ पर चूंकि हम कॉन्ट्रैक्शन और नेगेटिव जोन की बात कर रहे हैं, तो आशंका जो थी वो 26% से ज्यादा की थी विकास की दर। उस लिहाज से कहेंगे तो शायद थोड़ी सी स्थिति बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर चौथाई जीडीपी आपका साफ हो जाता है तो ये वाकई में अपने आप में चिंता का विषय है। और यहाँ पर इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दो ऐसे क्षेत्र हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा कंस्ट्रक्शन है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बड़े पैमाने पर आपको रोजगार देते हैं और मल्टीप्लायर इफेक्ट करते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये है कि एक साथ ये कई उद्योगों को मदद करते हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, लगभग 400 तरह की गतिविधियों को ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते हैं। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मंदी की गिरफ्त मजबूत हो गई है। एक और मुद्दा यहाँ पर आता है कि कई बार हम ये दो शब्द सुनते हैं, एक होता है स्लो डाउन यानी कि सुस्ती, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मंदी। अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जब आपके जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमत में जो बढ़ने की रफ्तार अगर कम हो जाती है तो आप सुस्ती की गिरफ्त में चले जाते हैं। और जब वो पूरा का पूरा कीमत ही जो है उसमें कमी आ जाए, जैसे आपने जिक्र किया था कि 100 रुपये अगर है और उसमें 23 रुपये 90 पैसे की गिरावट आ गई, तो आप मंदी में आ जाते हैं। यहाँ पर एक और शब्द, तकनीकी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 2 क्वार्टर यानी कि 2 तिमाही तक अगर हमारी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मतलब गिरावट आती है, तब जाकर के कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मंदी में आ चुकी है। ये पहली तिमाही है। अब दूसरी तिमाही जो कि शुरू हो चुका है, जो चल रहा है और जिसका आखिरी महीना आज कल से शुरू होने वाला है, उस दौरान भी अगर जो जीडीपी की विकास दर है वो नेगेटिव जोन में रहती है, तो इसका मतलब होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में आ चुकी है। तो अभी तकनीकी रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि 2 क्वार्टर लगातार इस तरह का आंकड़ा दिखे जो पॉजिटिव ना हो, निगेटिव हो। यानी अगली तिमाही में अगर माइनस में 0 दशमलव कुछ प्रतिशत भी आ जाता है, यानी 1% से कम भी रहता है, तब भी इसको मंदी मान लिया जाएगा।
देखिए, शून्य के नीचे आने की बात है कि शून्य के नीचे आ जाएगा तो वो आपके लिए जाहिर सी बात है वो नेगेटिव जोन में नहीं, चला मतलब मैं ये जाएगा। कह रहा हूँ कि जैसे अभी -23% है, अगली बार -10-12 भी रहा तब तो मंदी रहेगी ही। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन और हम कभी जीरो उसका से जरा भी नीचे रहा तो मंदी माना जाएगा। बिल्कुल, उसे हम मंदी की मुहर आप कह लीजिए कि मंदी की मुहर लग जाएगी। और पूरे साल की अगर आप बात करिएगा तो पूरा साल ही जो है, अगर मान लीजिए कि तीसरी या चौथी तिमाही में स्थिति बेहतर हो जाए और वहां पर एक आपका जिसको कहते हैं कि ग्रोथ हो कॉन्ट्रैक्शन के बजाय, तो भी पूरे साल के लिए जो हमारा अनुमान है वो ये है कि हम मंदी में ही रहेंगे, नेगेटिव होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये पहला मौका होगा 1979-80 के बाद, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो हम नेगेटिव ग्रोथ या फिर कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। अब दूसरा सवाल है शिशिर, और आप क्योंकि उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझाते भी रहे हैं लोगों को, और आप क्लास भी लेते हैं, इसलिए कोई आम आदमी पूछता है कि ये जीडीपी ईडीपी हमको क्यों बताते हो, इससे हमें क्या लेना देना है, हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, ये पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, नीचे चली जाए, ऊपर चली जाए। जैसे हिंदी में हमारे यहाँ अवध में कहा जाता है, कोई न खोए हमें क्या हानि, उसी अंदाज में हम कहते हैं जीडीपी कहीं रहे, अपने को क्या करना है। तो क्यों मुझे फिक्र करनी चाहिए इस जीडीपी की? बिल्कुल आलोक जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। और देखिए, एक चीज और भी है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक खबरों को में लोगों की दिलचस्पी नहीं होने की एक बड़ी वजह यह है कि वो बहुत ही ज्यादा जार्गनाइज होता है। बहुत सारे शब्द हम ऐसे ले आते हैं जिससे उनको लगता है कि अरे मेरे लिए क्या है इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जीडीपी के आंकड़े देखते हैं तो आपको दो चीजें देखनी है। पहला तो ये देखना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्थिति ज्यादा खराब है। अब अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार देखूं तो उस आकार में तीन बड़े क्षेत्र हैं, तीन क्षेत्र हैं, बड़े क्या तीन ही क्षेत्र हैं। एक आपका कृषि है, दूसरा आपका उद्योग है और तीसरा आपका सेवा क्षेत्र है। भागीदारी के लिहाज से देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का लगभग 54% है, उद्योग की हिस्सेदारी 29% है और कृषि की हिस्सेदारी 17% है। अब यदि इसमें से किसी भी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमने देखा कि आंकड़े गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव जोन में दिखाई दे रहे हैं या ग्रोथ रेट कम हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो रोजगार की स्थिति है वो रोजगार की स्थिति खराब हो रही है, वहां पर रोजगार की संभावना नहीं बन रही है। हम ये भी जानते हैं कि सेवा क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा मौके नहीं बनते, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है। मल्टीप्लायर कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है, उद्योग में होता है, और जहां पर न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष भी आते हैं। अच्छा, ये और क्यों, जरा ये थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ तो बाजार में तो चर्चा ये है कि साहब सर्विस सेक्टर में सब दुनिया चल रही है, अब तो इंडस्ट्री का जमाना गया। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक एक तरफ कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में जहां पहले हजारों लोगों को रोजगार मिला करता था, अब हम्म। उतनी बड़ी फैक्ट्री लगती है और 10-15 आदमी चला लेते हैं। तो मल्टीप्लायर हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? चलिए, आपकी उसी बात पे मैं आता हूं जो आपने कहा कि जहां पहले 1000 लोग मिलकर के अब वो 15 लोग चला रहे हैं। सेवा क्षेत्र में तो देखिए एक सिस्टम लगा हुआ है, और एक सिस्टम के जगह पे आप 100 सिस्टम भी लगा दे, वहां पर एक आदमी एक मास्टर कंट्रोल रूम में बैठ करके वो सारी चीजों को चला लेता है। वहां पर जॉब का जो मल्टीप्लिकेशन है, जॉब का जो गुणांक है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ता है। अब अगर आप उद्योग की बात करते हैं, उद्योग में आपने कहा कि 1000 लोगों से घट करके 15 पे आ गया, लेकिन आप अगर अनुपात देखेंगे तो सेवा क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम से आप कितना काम कर रहे हैं, और वहां पर आप अगर उद्योग में देखेंगे कि एक चीज से कितना काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर होगा। दूसरा क्या है कि जब एक काम शुरू होता है उसके साथ कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। सर्विस सेक्टर में रॉ मटेरियल नाम की चीज बहुत ज्यादा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में आपके रॉ मटेरियल नाम की चीज है। एक अगर मान लीजिए कि एक गाड़ी बनती है तो गाड़ी बनने के पीछे 10 एंसिलियरी यूनिट भी बनती है। उस 10 एंसिलियरी यूनिट में 100 लोगों को रोजगार मिलता है। मैंने मल्टीप्लायर इस सेंस में कहा। उससे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फायदे में होगा। जहां कहीं भी बिल्डिंग बनाई जाएगी, उस बिल्डिंग के बनाने में किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सेवा क्षेत्र में एक कमरे में आप रह करके, एक कमरे में आप चाहे दुनिया की जितनी भी बड़ी हम आईटी कंपनी की बात जब करते हैं तो पता चलता है कि वो एक कमरे में बैठ करके कारोबार की शुरुआत हो गई। इंडस्ट्री में ऐसी बात नहीं आती। इंडस्ट्री में आपको एक बड़ा सा सेटअप चाहिए होता है। इस वजह से मैंने कहा कि रोजगार के जितने मौके आपको उद्योग में बन जाएंगे उतने आपके सेवा क्षेत्र में नहीं बनेंगे। अब मैं जो दो मुद्दों पे आना चाहता हूं कि इंडस्ट्री की बात है और आपका एग्रीकल्चर की बात है। इंडस्ट्री में 29% हिस्सेदारी और एग्रीकल्चर की 17% हिस्सेदारी। आप अगर श्रम का विभाजन करके देखेंगे तो लगभग 50% श्रम जो है वो कृषि में है
और 50% जो है वो उद्योग और आपके सेवा क्षेत्र में मिला करके है। अब कृषि की परेशानी ये है कि वहां पर 86% जो हमारे किसान हैं वो छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम की जमीन है। वहां पर दिक्कत क्या होती है कि जहां पर जरूरत 1 आदमी की है, 2 आदमी की है, 4 आदमी की है, वहां पर 20 आदमी लगे हुए हैं, 25 आदमी लगे हुए हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये छिपी हुई बेरोजगारी की वजह से जो पूरी उत्पादकता आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है। उद्योग की अगर बात करें, अब बात सही है कि ऑटोमेशन के दौर में नौकरियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वहां पर यदि 5 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक ही आदमी ऐसा है जिसको आप नियमित तौर पर तनख्वाह मिलती है। बाकी 4 जो हैं वो या तो डेली वेजर्स होते हैं, वीकली वेजर्स होते हैं, फोर्टनाइटली वेजर्स होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में कमी आ रही है, उद्योग में कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पे जो नौकरी के मौके बन सकते हैं, जो पैसे कमाने के मौके बन सकते हैं, रोजगार के मौके बन सकते हैं, उसमें कमी आ रही है। ये हमारे लिए परेशानी की बात है और इसी वजह से इन आंकड़ों में हम अपने आप के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या कुछ बुरा हो सकता है, उसका आकलन कर सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं, तो अब हम जो आकलन कर रहे हैं, एक अंग्रेजी का फ्रेज है द वर्स्ट इज ओवर, हम्म, सबसे बुरा वक्त टल गया है। क्या वो हम्म। सबसे बुरा वक्त टल गया है, ये पक्के तौर पे कहा जा सकता है? इन आंकड़ों में आगे का कोई संकेत दिख रहा है, कोई आशा की किरण भी दिख रही है? फौरी तौर पर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसका जो आंकड़े हमें ज्यादा डरा रहे हैं। मैं डराना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां, रोजगार इनसे मिलती है। ये पूरी तरह से मंदी की गिरफ्त में आ गई, क्योंकि इसमें कई 2 या 3 तिमाही हमने इसमें ग्रोथ रेट में गिरावट देखी, निगेटिव जोन में देखा है। ये हमारे लिए ज्यादा परेशानी की बात है। अगर अगर मई तक का मैं आंकड़ा देखता, तो मई तक के आंकड़े बता रहे थे कि चलो अप्रैल में बहुत बुरा दौर था, मई में स्थिति काफी बेहतर हुई। लेकिन जून में जब हमने अनलॉक 1 और जुलाई में हमने अनलॉक 2 देखा और अब हम अनलॉक 4 में जा रहे हैं, तो 1 और 2 में परेशानी क्या हुई कि लोकल लॉकडाउन्स ने अर्थव्यवस्था में जो सुधार की स्थिति थोड़ी बेहतर बन रही थी, उसको प्रभावित किया। अब सप्लाई चेन आप देखिए, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट है गुरुग्राम में, उसका कंपोनेंट आता है पुणे से। वहां पर लोकल लॉकडाउन हो गया तो जो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट जो वहां से आने हैं वो वहां पर रुक गया। तो यहाँ पर फैक्ट्री चालू है लेकिन कंपोनेंट नहीं मिल पा माल रहा नहीं है। आया है, तो तो तैयार नहीं इसका है। असर ये हुआ कि गाड़ी आपकी तैयार नहीं होगी। गाड़ी तैयार नहीं होगी तो उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट अफेक्ट होगा। तो मेरी परेशानी जिन इन आंकड़ों में जो मैंने देखा कि लोकल लॉकडाउन ने भी किस तरीके से असर किया है, खासतौर पे जून के महीने में और जुलाई के महीने में। जून तक के ही चूंकि आंकड़े हैं तो आपको ये स्थिति बता रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो आंकड़े आएंगे वहां पर हमें जुलाई का भी देखना है, जिसका असर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि दूसरी तिमाही के संकेत जो हैं वो अच्छे नहीं है। ये अलग बात है कि आपकी जो गिरावट थी, जो आप अभी 23.9% है, वो शायद उतना नहीं रहेगा। आपको 10, 12, 14% का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी तिमाही भी आपके कॉन्ट्रैक्शन जोन में ही होगा। यानी अब ये पक्का है कि अगली तिमाही भी अच्छी खबर, यानी जिसको कहेंगे पॉजिटिव में ग्रोथ की तरफ लौटने के आसार नहीं है। इससे जो भारत का जो बड़ा सपना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो कहीं अब भविष्य में दिख भी रहा है, या अभी फिलहाल कुछ समय के लिए उसको भूल जाना होगा? देखिए, अगर मैं 2018-19 की चौथी तिमाही से मैं बढ़ना शुरू करूं, जब से हमने देखा कि विकास दर में जो कमी आई थी और 2019-20 की चारों तिमाही में वो लगातार घटता गया और 3.1% जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था। अब $5 ट्रिलियन का जो हम लोग बात करते रहे हैं, वो पहले भी हम लोग यही कह रहे थे कि 24-25 तक तो संभव है ही नहीं। अगर बहुत आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो 28-29 तक आप सोच सकते हैं, 2028-29 तक। अब ताजा स्थिति में आप 2028-29 की भी बात ना करें, वो कम से कम 5 साल, 7 साल के लिए आगे बढ़ गया है, क्योंकि आपको रिकवरी भी देखनी है। इस साल जो आपका जितना नुकसान हुआ, जो आपका अर्थव्यवस्था का आकार
खींच मतलब सिकुड़ गया। आप बजट के आंकड़े को देख लीजिए, हमने 200 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुमान लगाया था, अब 200 लाख करोड़ तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कमी आई है वो कमी और आगे खींचेगा। तो मुझे लगता है कि अभी हम $5 ट्रिलियन की बात सोचे नहीं, अभी हम ये सोचे कि जो हमारा नुकसान क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है, हम उससे कैसे तेजी से उभरे और फिर जाकर के हम अगले 2 साल के बाद फिर हम एक रोड मैप बनाए कि हमें $5 ट्रिलियन की तरफ कैसे जाना है। एक बार फिर शिशिर, थोड़ा, क्योंकि अनेक दर्शक ऐसे हैं जिनका कहना है कि जरा ये समझा दीजिए कि जीडीपी में 23.9% की गिरावट का अर्थ क्या है, जिसको समझ में नहीं आता है। इसको जरा आसान जुबान में समझा सकते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए। मैं कोशिश करता हूं। देखिए, सीधी सी जो बात जो अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि आप वस्तु और सेवाएं, जीडीपी क्या है, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन अपने देश में हुआ उसकी एक कीमत क्या है। वो कीमत अगर 100 रुपए है, मान लीजिए कि 2018-19 की पहली, माफ कीजिएगा, 2019-20 की पहली तिमाही में उसकी कीमत 100 रुपए थी। आज जो हमारा उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवाओं का, वो उसमें 23.9, यानी कि आपके पास 69 रुपए 10 पैसे का ही सामान बन पाया है। और वो इसलिए बन पाया है क्योंकि आप लॉकडाउन के दौर में भी थे, आपकी पूरी एक्टिविटीज रुकी पड़ी थी। और एक और चीज हमको ये समझना चाहिए कि जो लॉकडाउन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो सर्विसेज सेक्टर हुआ है। आप चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, आप होटल सेक्टर की बात कर लीजिए, टूरिज्म सेक्टर की बात कर लीजिए, एयरलाइन सेक्टर की बात कर लीजिए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत बुरे दौर में हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि होटल सेक्टर, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, वो सबसे आखिरी क्षेत्र होगा जहां पर हम सुधार की बात कर सकते हैं। तो आप सीधे सीधे जीडीपी को ये समझ लीजिए कि वस्तु और सेवाओं के की कीमत कितनी घट गई है। जो पहले 100 रुपए थी, अब वो 69 रुपए पे आ गई। मतलब इसको आसान जुबान में कहूं तो आप एक कारोबार कर रहे थे, आपकी अपनी एक दुकान थी जहां आप लाख रुपए का कारोबार करते थे कुल मिला के। पिछले साल के अप्रैल से जून में आपका लाख रुपए का लेन देन था। इस साल वो गिर कर 75,000, 76,300 पे, 76,100 पे आ गया है। तो इतनी गिरावट अगर आपके धंधे में हो जाएगी, सोचिए तो आपको क्या असर पड़ेगा। या मान लीजिए आपकी 100 रुपए तनख्वाह थी, वो घट के 76 रुपए हो गई। ये करीब करीब वैसा है। हर एक का एक बराबर पैमाने से सबका घट जाएगा नहीं है, लेकिन दबाव सब पर पड़ेगा, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। ये इस गिरावट को इस अंदाज में समझा जा सकता है। लेकिन अब एक सवाल और है शिशिर, ये कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये ईश्वरीय दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा कोरोना को तो कहा जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी तो उसके पहले से बुरी हालत में जा रही थी। जिस वक्त वो बजट पेश कर रही थी उस वक्त के भी आंकड़े देखिए, तब भी हालत ऐसी अच्छी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी के मशहूर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ट्वीट करके कह दिया है कि एक्ट ऑफ गॉड जब आया उससे पहले जो एक्ट था वो किसका था। तो क्या अब इतने समय में जब गणित जोड़ा जा रहा है, क्या नोटबंदी से इसका कुछ रिश्ता दिखता है? देखिए, अर्थशास्त्र में एक बड़ी अजीब सी क्या कहिएगा, अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी बुरी आदत होती है कि आंकड़ों को वो अपने हिसाब से मोड़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने जो जमीनी हकीकत देखी, जमीनी हकीकत क्या थी? जमीनी हकीकत ये थी कि रोजगार के मौके कम हो रहे थे, लोगों की तनख्वाह में कमी आ रही थी, लोगों के अंदर जो खर्च करने की चलन थी वो कमी आ रही थी। तो आप जब कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठा रहा है। अब आपका सवाल है कि नोटबंदी की। देखिए, नोटबंदी एक ऐसी चीज लाई गई जिसके पीछे योजनागत खामियां काफी ज्यादा थी। जो ग्राउंड रियलिटी थी, जब 90-94% हमारे यहाँ जब नगद में लेन देन होता हो और एक झटके में अगर आप 85-80% से ज्यादा आप नोट को निकाल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लेन देन पे उसका असर पड़ेगा। और खासतौर पे जो छोटे उद्योग हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा है। असंगठित क्षेत्र अभी भी आज जीएसटी के दौर में भी आप देखिए तो उनके पास सिस्टम को कंप्यूटर के जरिए काम करना अभी भी आसान नहीं हो पाता है। तो जीएसटी के पहले जो डिमोनेटाइजेशन का जो
काम शुरू हुआ उसने काफी नुकसान पहुंचा, इसलिए क्योंकि उसके पीछे प्लानिंग की कमी थी। सोच अच्छी थी लेकिन योजना नहीं थी। सोच अच्छी होना अच्छी बात नहीं है, उस सोच अच्छी तभी है जब आपके पास योजना अच्छे तरीके से आ जाए। वो उस समय नहीं थी और उसका खामियाजा हम भुगतते रहे। फिर जीएसटी आया, जीएसटी में इतने सारे पॉलिटिकल जिसको कहा जाए कि कंपल्सन्स को आपने उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि जीएसटी का जो एक स्वरूप होना चाहिए था उससे कहीं अलग स्वरूप में आ गया। तमाम तरह के, आज सोचिए रेट कितने हैं, आप 0% रेट है, 0.25 है, 1% है, 3% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है और उसके ऊपर 25% का सेस है। तो जब हम 17 जो पहले का जो सिस्टम था, जब हम उसको कहते हैं कि इतने तरह के टैक्स से फिर अभी भी इतने रेट्स हैं, तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं योजना का असर, योजना की कमियां जो है, योजना की खामियां जो है वो सामने आ रही है। और उसका असर खास तौर पे जो हम एमएसएमई की बात करते हैं, देखिए ये किसी से छिपाने की अर्थव्यवस्था में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एमएसएमईज है। 6.5 करोड़ यूनिट है, 11 करोड़ लोगों को वहां पे नौकरी मिल रखी है, 40% से ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनका 49% का कंट्रीब्यूशन है। वो सेक्टर अगर बुरी तरह से प्रभावित होता है तो अर्थव्यवस्था उससे अलग रहेगी, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन, आपने डिमोनेटाइजेशन का जिक्र किया था, मैं उसमें जीएसटी भी जोड़ देता हूं। दोनों का मिला जुला असर है कि हमने 2019-20 में हम लगातार गिरते जा रहे थे, तो हम पहले से ही सुस्ती के दौर में थे। अब ये एक आफत आकर के इसने इसको मंदी के तरफ जो है वो कदम बढ़ा। तो ये फिर जो अब सवाल फिर वापस आएगा कि ये तो हम आज के हालात पे चर्चा करें, लेकिन नोटबंदी फिर क्या गलती थी या नोटबंदी कोई सोचा समझा डिजाइन था जिससे इतना नुकसान होना था? देखिए नोटबंदी गलत, मैंने एक शब्द आपसे पहले भी कहा था कि सोच, सोच अच्छी होना अलग बात है, योजना आप क्या करते हैं। सोच आपने कहा कि चलिए हम सिस्टम से निकालेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये भी तो हमने सोचना है। अगर 94% लेन देन नगद में हो रहा है, उसको आप कैसे तुरंत डिजिटल में कर पाएंगे। आप और हम आलोक जी दोनों ही टियर 2 टाउन से आते हैं, हमें पता है कि उन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। हम दिल्ली मुंबई में तो चलिए आराम से हम ये हाई स्पीड डेटा नेटवर्क की बात कर लेते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में क्या इतना आसान है? नहीं है, वहां पे आज भी समस्या, और गांव देहात की तो बात ही अलग है। आप ऐसे सूरत में जब लेन देन आपका सुगम नहीं हो पाएगा तो व्यापार तो प्रभावित होगा ही, कारोबार प्रभावित होगा ही, धंधा प्रभावित होगा ही, और फिर से आप वापस नगद में आ रहे हैं। आप आरबीआई के डेटा देख लीजिए कि किस तरीके से जो मनी इन सर्कुलेशन है वो अभी भी एक हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो ये साफ जाहिर करता है कि डिजिटल सिस्टम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है जो हमने सोचा था। और क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उसके लिए आपकी जो योजना थी वो बहुत मजबूत योजना नहीं। तो अब दो सवाल इससे निकलते हैं। एक तो फिर अभी ताजा सुनाई पड़ा है कि अब इधर इस साल में 2000 का नोट एक भी नहीं छापा गया है, यानी अब 2000 के नोट भी गायब होने की तैयारी हो रही है। हो सकता है बैन न किया जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो नोट बैंक में जाते जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा लगता है। क्या 1000 का नोट भी फिर वापस आ सकता है? देखिए पहली बात तो मैं भी इस बात से कभी समझ नहीं पाया कि आप 1000 का नोट हटा करके 2000 का नोट क्यों ला रहे हैं। अगर एक बड़े नोट को लाना है तो एक उससे छोटे नोट को हटाना, खैर मैं वही, मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या सोच है, क्योंकि आज के दौर में हम लोग जितना सूचना हमें मिलनी चाहिए वो मिलता नहीं है। खैर वो अलग मुद्दा है। दूसरा आपने जो पूछा कि 2000 का नोट क्या, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वित्त मंत्रालय की एक ब्रीफिंग में भी ये बात साफ तौर पे कही गई थी कि हमारी कोशिश ये है कि हम इसको छापे नहीं, बल्कि धीरे धीरे जो सिस्टम में है वो अपना वही चलता वापस। रहेगा, लेकिन हम उसको छापेंगे नहीं। और उसी पे काम चल रहा है। 1000 के नोट आने की संभावना फिलहाल नहीं है। अभी जो है वो आपके 200 और 500 इस पे ज्यादा फोकस होगा। और आरबीआई की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि 500 नोट का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो वही सोच वहां पे आई है, नोटबंदी में जो सोच थी वो शायद अब फिर से कहीं दूसरे रूप में ना आ रही हो। ये संभावना फिर से हो सकती है, तो ये आशंका तो बनी रहेगी। और दूसरी एक सवाल है, मैं आपसे पूछे, हाँ, लोग ज्यादातर अब ये जानना चाह रहे हैं कि
आने वाले दिन कैसे होंगे, और शेयर बाजार में जो ये आज तो गिरावट आ गई थी आंकड़ा आने से पहले, कहते हैं वहां खबर पहले पहुंच जाती है, सूंघ लेते हैं लोग, लेकिन उससे पहले जो तेजी दिख रही है और उसका बाजार में ग्राउंड से कोई वास्ता नहीं दिख रहा है। तो बाजार में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं, उनको कुछ डरना चाहिए, या उन्हें इस समय बहुत खराब माहौल है, इससे आगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, ये सोचना चाहिए? आलोक जी, आपने भी लंबे समय तक शेयर बाजार को समझा है, आज भी आप समझते हैं, आपने उसकी रिपोर्टिंग भी देखी है। मुझे लगता है कि शेयर बाजार कई बार जो ये एक भावनाओं पे चलता है ना, जमीनी हकीकत के बजाय, ये छोटे निवेशकों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। क्योंकि भावनाओं के लिए जो एक ग्राउंड होना चाहिए, जो जमीन होनी चाहिए, वो इतनी बड़ी जमीन नहीं होती है कि उस पे एक छोटा निवेशक जो है वो खड़ा हो सके और कारोबार कर सके। तो मुझे लगता है कि इस समय जिनको भी शेयर बाजार में दिलचस्पी है, थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है, मेरी अपनी व्यक्तिगत तौर पे राय यही है, सलाह यही है कि वो सीधे-सीधे शेयरों में निवेश करने से बचें। बेहतर है अगर आपको बहुत ज़्यादा है, तो म्यूचुअल फंड का रास्ता लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि एसआईपी में लोग बड़े पैमाने पर विथड्रॉ कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ये एक टेंडेंसी है। हमारे यहाँ जब गिरावट आती है, तो लोगों के अंदर एक खौफ सा बन जाता है, और जब तेजी आती है तो लगता है लोगों को कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तो ये तो खैर अब इस मानसिकता को आप रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन मैं शेयर बाजार से हर किसी छोटे निवेशक को दूर रहने की सलाह देता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो दूर रहें, उनके लिए उतना ही बेहतर है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या शेयर बाजार जमीनी हकीकत पे है? आपने देखा होगा कि अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब का भी जब एक बयान आया था, उन्होंने इस बात पे चर्चा जाहिर की थी, 3 बार कह और चुके हैं। बिल्कुल, और उसके बाद ये आशंका और गरमा गई कि अब बाजार में कहीं तेज गिरावट ना हमें देखने को मिले। तो खैर, बाजार में अभी की स्थिति ये है कि आप ग्लोबली जानते हैं, दुनिया के कई देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट 0 है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे में हम एक आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा-सा वैल्यूएशन इस तरह की स्थिति मुहैया कराता है। लेकिन ये जैसा मैंने शुरू में कहा था कि भावनाओं के लिए आपको लंबा-चौड़ा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जो एक छोटे निवेशक के पास नहीं है। तो कृपया कर दूर रहिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा रखिए, स्मॉल सेविंग में पैसा रखिए, वो फिर भी सुरक्षित है। शेयर बाज़ार के बजाय मैं इन चीज़ों में जाने के लिए हमेशा से उसकी वकालत करता रहा हूँ। जी। तो ये तो आपने अच्छा रास्ता बता दिया। अब लोग पूछ ये रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? अगर सरकार को इस मुसीबत से निकलना है, इस देश को, इकोनॉमी को निकालना है, जैसे एमएसएमई के लिए कह रहे हैं, या बड़े उद्योगों को निकालना है, पूरी इकोनॉमी को वापस ग्रोथ की पटरी पे लाना है, उसके लिए उसे करना क्या है? देखिए आलोक जी, एक चीज़ तो हम लोग सभी जानते हैं कि आज लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो खर्च करने से हिचक रहे हैं। और हिचकना उनका ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि उनकी नौकरी का लेकर के कोई बहुत एश्योरेंस नहीं है, और जैसा हम लोग शुरू में भी कह रहे थे कि 5 में से 1 ही आदमी ऐसा है जिसको एक नियमित तनख्वाह मिलती है। तो अब उस नियमित तनख्वाह में भी कमी आ गई है, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है नहीं कि आप मार्केट में जाकर के खरीदारी कर सकें। अब ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, डायरेक्ट कैश, एक बीच में चर्चा चली कि आप डायरेक्ट लोगों के हाथ में कैश दे दीजिए। ये संभव नहीं है, 130 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ लोगों के भी हाथ में कैश पहुँचाना हो, ये संभव नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। एक आइडिया जो कि मुझे लगता है कि मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने जो हेलीकॉप्टर मनी का कांसेप्ट दिया था, वो कांसेप्ट को रिवाइव करने की ज़रूरत है, उस कांसेप्ट पे विचार करने की ज़रूरत है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि 1996-97 में हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक की तरफ से नोट छाप करके घाटा को पाटना जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। अब वक़्त आ गया है कि हम ये कि वन टाइम ऑप्शन लेकर के चलें कि हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करें। एक बार के लिए रिजर्व बैंक कुछ मात्रा में, चाहे वो 2% के बराबर हो जीडीपी का, जो लगभग 4 लाख करोड़ बनता है या 5 लाख करोड़ बनता है, वो रिजर्व बैंक डायरेक्ट गवर्नमेंट को उधार दे। रिजर्व बैंक से मिले पैसे का इस्तेमाल सरकार उन क्षेत्रों में निवेश करे, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, और जो लेबर सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उसका वेज बिल का एक 25% या 30% बियर करे।
इस तरीके से अगर आप खर्च करेंगे तो वो पैसा आपका ज्यादा प्रोडक्टिव दे सकेगा। तो हेलीकॉप्टर मनी को हम रिवाइज्ड वे में या रिफाइंड वे में हम लाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरीका है जिसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो शायद इसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। एक आशंका है, इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई आपकी अभी जो 6% के ऊपर जा चुकी है और फूड इन्फ्लेशन और भी ऊंचा है, उसमें थोड़ी कमी, थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वो बढ़ोतरी अगर 1% की आती भी है तो उसको लेकर के हमें बहुत ज्यादा आशंकित या चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो एक उसका पॉजिटिव फैक्टर ये भी होता है कि प्रोड्यूसर के लिए मार्केट में आने का एक रास्ता बनता है, प्रोड्यूसर के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का मौका बनता है। तो आप अगर इस तरीके से देखें और वन टाइम इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर दें तो ये एक तरीका है जिसके जरिए अर्थव्यवस्था को थोड़ी बेहतर स्थिति में लाने का माध्यम जो है वो तैयार हो सकता है। एक सवाल और उठ रहा है कि इस दौर में जब सबकी हालत खराब है, सब बर्बाद हो रहे हैं, सब पिट रहे हैं, ऐसे में कुछ बड़े उद्योगपति हैं जो बहुत फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। आज ही मुंबई का एयरपोर्ट एक साहब के हाथ चला गया है, एक बड़ा भारी रिटेल कारोबार एक दूसरे साहब के हाथ में चला गया है। ये भी कहीं से डिजाइन हो रहा है क्या? इस पे आलोक जी मैं शायद सक्षम नहीं हूँ कुछ कहने के लिए कि ये डिजाइन है या ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। एक चीज जो मुझे समझ में आती है, आपने खुदरा कारोबार की बात की, जैसे एक पर्टिकुलर चेन की आपने बात की, अगर आप उसका बोरोइंग देखें और लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपए की उनकी उधारी है, 50 हजार लोग उनके यहाँ काम करते हैं। मैं अपने मेरे जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पर भी उनका एक शोरूम, एक उनका शॉप है। मैंने पिछले 2 महीनों के दरमियान देखा कि उनके यहाँ जो सप्लाई थी, डेली की सप्लाई जो थी, वो लगातार कम होती जा रही थी और आज के दिन में उनके ज्यादातर जो शेल्फ हैं वो खाली रहते हैं। मैंने जानने की कोशिश की कि आपकी परेशानी क्या है। उन्होंने बताया कि सप्लायर की तरफ से हमारे पास सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनके बोर्ड में क्या हुआ या उनके डे टू डे फंक्शनिंग में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं अपने घर के पास की एक दुकान में जो उस रिटेल चेन का हिस्सा है, वहां की जो मैंने कंडीशन देखी पिछले साल भर के भीतर भीतर, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि आखिरकार परेशानी क्या है। अब आप कह सकते हैं कि इसे किसी ने खरीदा। अब किसी ने खरीदा, क्या ये एक संजोग है या ये डिजाइन है? ये शायद एक ऐसा विषय है जिस पे शायद मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हूं कहने के लिए, क्योंकि उसको मैंने उस तरीके से ट्रैक नहीं किया है। लेकिन जमीनी बातें मैंने आपसे बताई कि उस दुकान की हालत किस तरीके से बिगड़ी थी। जी, ठीक है। तो उस पर मैं दरअसल कुछ बात कर चुका हूँ, बाकी बातें करूंगा। बीच में मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ। मुझे ये अंदाजा है कि वो चेन किस हालत में थी और क्यों उसको बिकना पड़ा। वो इसलिए बिकना पड़ा कि वो कर्जा बढ़ गया था और उस कर्जे का दबाव बढ़ा गया जब बाजार में उनके शेयर लगातार पिटते गए, तो उन्हें मजबूरन जितने शेयर उनके पास थे सब गिरवी रखने पड़े। और उसके बाद वो जो सामान पैसा देते सप्लायर को सामान खरीदने के लिए, वो पैसा भी उन्हें इंटरेस्ट चुकाने में इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसीलिए आखिर में उन्हें बिकना पड़ा। शिशिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। किसी दिन और थोड़े सवाल आ जाएंगे तो फिर वो सवाल लेके बैठेंगे। और ये बात मैं अकेले भी करता तो बुरा नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है 2 लोग बात करते हैं तो कुछ बातें ज्यादा आसानी से साफ समझ में आती हैं। बिल्कुल एक सवाल बिल्कुल। तो पूछ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मनी को आसान भाषा में समझा दीजिए। हेलीकॉप्टर मनी का आसान भाषा में अर्थ यह है कि आप नोट छापिए और सरकार का घाटा पूरा करिए। और शिशिर ने उसको कहा है 1 लाख 2 लाख करोड़ तक। मेरा मानना है कि भारत सरकार हिम्मत दिखाए और जीडीपी का 10-12% तक नोट छपवाए और उस पैसे को जमकर इस्तेमाल करे, तब इतने बड़े गड्ढे से निकलने का रास्ता बनता और है। आलोक जी एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो हेलीकॉप्टर मनी की बात की, जो ओरिजिनल कंसेप्ट आया था तो उसमें ये हुआ था कि हेलीकॉप्टर से पैसे गिराए जाएंगे। वो अब बेसिकली बारिश कर दो, ये था कि पब्लिक के ऊपर पैसों की बारिश कर दो ताकि बिल्कुल वो बिल्कुल आसमान से गिरा हुआ पैसा जिसे मिलेगा उसे रखने के मोह में नहीं पड़ेगा, तेजी से जाएगा, खर्चा करेगा और बिल्कुल इकोनॉमी रफ्तार पकड़ लेगी। जब बिल्कुल बाजार में बिल्कुल लोग खर्चा करने लगते हैं तो इकोनॉमी अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल। मनी का कॉन्सेप्ट है। और मेरा मानना है अगर ये सचमुच सरकार कर दे तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जैसा शिशिर ने कहा,
हमारा देश बहुत बड़ा है, हेलीकॉप्टर से उड़ाने में बहुत सारे नोट बर्बाद हो सकते हैं, हो सकता है लोगों तक पहुंचे नहीं, इसलिए उसका कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। लेकिन आपको पैसा निकाल कर बांटना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उस पैसे को किसी न किसी तरह आखिरी आदमी के हाथ तक पहुंचना होगा, जहां से वो वापस सर्कुलेशन में आए और इकोनॉमी को स्पीड दे। शिशिर, आपका एक बार फिर धन्यवाद, और दर्शकों से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा अंत में कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ आप जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें। और मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या नया लाइव आए। और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ लाइक कम आते हैं, तो आजकल मैं लाइक करने के लिए भी आग्रह कर देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।